अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी जो हम बात कर रहे थे कि सेल स्ट्रक्चर में मेन तीन चीजें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें सेल मेम्ब्रेन को अभी हमने डीप में स्टडी किया है कि सेल मेम्ब्रेन की मेन फंक्शंस क्या होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें आपकी पाई जाती हैं। जैसे कि 3 टाइप के लिपिड्स होंगे, लिपिड की बाई लेयर होगी, परमेबिलिटी उसकी सिलेक्टिव होगी, कुछ ही चीजों को वो हाईली अलाउ करेगा जाने के लिए, कुछ चीजों को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, और कुछ चीजों के लिए मॉडरेट एक्टिविटी होगी। 3 टाइप के जो लिपिड्स हैं कौन कौन से हैं, कितनी परसेंटेज में वो मिलके उस लिपिड को तैयार करते हैं, लिपिड बाइलेयर को तैयार करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो दो तरह से होता है, पैसिव और एक्टिव। और इसी के ऊपर जब हमने फॉर्मेशन की बात करी तो यहाँ पे आयन चैनल्स की और रिसेप्टर्स की बात करी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है। उसके बाद रिसेप्टर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू दूंगी, तो आपको ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये फंक्शन होता है सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन का। तो पहले बात करते हैं हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन जो कि दो तरह का होता है, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी कि जो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। तो एक्टिव यानी कि जिसमें एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बॉडी सेल्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हाई टू लो यानी कि पैसिव, जिसमें कि आपके बॉडी सेल्स को कुछ भी काम नहीं करना है, चीजें अपने आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली जाएंगी। अब जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूज होना मतलब मिक्स होना, एक तरह से मिक्सिंग, ठीक है। किसी एक आप लोगों ने शायद कभी ये चीज देखी हो, महसूस करी हो, जो किशमिश होती है, रेजिन्स जो होते हैं, जब उसको आप पानी में भिगो दें या उसको आप किसी हलवे में या किसी गीली चीज में डाल दें तो वो कुछ समय बाद फूल जाती है। उस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन उसमें जो काम हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, पानी की कंसंट्रेशन उस किशमिश की लेयर के बाहर ज्यादा है और किशमिश की लेयर के अंदर पानी कम है। तो पानी बाहर की कंसंट्रेशन में, क्योंकि पानी की जो अमाउंट है वो बाहर ज्यादा है किशमिश से, और किशमिश के अंदर पानी कम है, तो इसलिए पानी ऑटोमेटिकली उसकी जो मेम्ब्रेन है, यानी उसकी जो वॉल है, साइड वॉल है, आउटर वॉल है, उससे होते हुए पानी अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। लेकिन अगर उसी किशमिश को आप थोड़ी देर नमक में रख दें या फिर नमक के पानी में रख दें, गर्म पानी में रख दें, तो वो फिर से सिकुड़ जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो उल्टी हो जाती है। अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, बाहर आपने नमक के पानी में उसको रखा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में नमक जो है उसको सोखने लगता है और पानी अंदर से बाहर निकलता है, किशमिश पुनः सूख जाती है। ये तो पर्टिकुलर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई। सेम इसी तरह से आपका डिफ्यूजन काम करता है, कहाँ पर, जैसे जो हमने कल भी बात करी थी, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में जो एल्वोइलीज हैं वहां से ब्लड कैपिलरी में, क्योंकि एल्वोइलीज के साथ ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं। किस तरीके से अटैच्ड होती हैं, जहां पे एल्वोइलीज खत्म हो रहे हैं बिल्कुल उसके नजदीक ही आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जारी होती हैं। तो उन एल्वोइलीज में ऑक्सीजन भरा हुआ है और उसके पास से जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं उनमें इम्प्योर ब्लड आ रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन की मात्रा एक जगह पे ज्यादा है और उसी से अटैच्ड दूसरी पोर्शन में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ऑटोमेटिकली जहां हायर डेंसिटी है वहां से लोअर डेंसिटी की तरफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की मिक्सिंग एल्वोइलरी से ब्लड की कैपिलरीज में हो जाएगी। और जो अभी हमने देखे थे रेड ब्लड सेल्स, जिनकी ऐसी एक शेप थी, कॉनकेव टाइप की शेप थी, उस शेप में ऑक्सीजन कैरी करके पूरे ब्लड में सप्लाई किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्लड सप्लाई होगा, ऑर्गन्स को ब्लड दिया, मतलब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दी जाएगी, तो ऑर्गन्स में भी क्या होगा, ब्लड में अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी ब्लड ऑर्गन्स, ब्लड से बाकी ऑर्गन्स को। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्योंकि ज्यादा होगी ऑर्गन्स में, और बाकी जो ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा ऑर्गन्स से ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन चली जाएगी आपके ऑर्गन्स में। यानी कि अब धीरे धीरे आपका जो ब्लड है जैसे जैसे वो रोटेट करता है वो वापस आएगा, वैसे वैसे उस ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी CO2 की, और जो ऑर्गन्स हैं उनमें कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की। यानी कि आपके बाकी पूरे बॉडी सिस्टम में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, लेकिन ब्लड में
जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। अब दोबारा से ये उन्हीं एल्वोइलीज के पास आया, तो उन एल्वोइलीज में फिर से ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन की डेंसिटी उनमें ज्यादा है, तो फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन वहां से ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से CO2 ट्रांसफर होगा एल्वोइलीज में। तो इस तरह से आपका इनहेल एक्सहेल सिस्टम जो है, एल्वोइलरी से कैपिलरी में और कैपिलरी से एल्वोइली में ऑक्सीजन का इन होना, CO2 का आउट होना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी एक परमिएबल मेम्ब्रेन से। परमिएबल मतलब जो कि आदान प्रदान करने के लिए केपेबल है। अब इसमें कितने डिस्टेंस तक डिफ्यूजन होगा, ये जो कैपिटल डी है इसको डिफ्यूजन के सिंबल के रूप में यूज किया गया है। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो लंग्स वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है, एब्डोमेन उसके बाद थोड़ा कम एक्सपेंड होता है, और अगर हम अपने टोज की बात करें तो टोज में वो इनहेल हमें फील नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स से एब्डोमेन की डिस्टेंस कम है, लेकिन लंग्स से होते होते पैर के टोज की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर जब ऑक्सीजन पहुंचती है वो ऑक्सीजन पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। तो ये डिफ्यूजन जो है, जैसे जैसे लंग्स से ब्लड कैपिलरीज में होगा ये डिफ्यूजन महसूस होता है। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा, बिकॉज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। बट सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लंबा गहरा श्वास लें यानी कि डीप इनहेल करें तो क्या होगा, एल्वोइलीज जो हैं, जो हिंदी में मैं इनका नाम भूल रही हूँ क्या बोलते हैं, एल्वोइलीज जो हैं आपके, फुफ्फुस धमनियां हिंदी में बोलते हैं, जो लंग्स के अंदर पाई जाती है, जितना ज्यादा आप इनहेल करेंगे वो फुफ्फुस धमनियां उतनी एक्सपेंड करेंगी। कुछ गोलाकार से छल्ले जैसे, अंगूर के छल्ले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फुफ्फुस धमनियां बोलते हैं, उनमें एक्सपेंडिशन होगा जितना ज्यादा आप डीप इनहेल करेंगे, यानी कि उनकी सरफेस बढ़ जाएगी। उनका सरफेस बढ़ेगा यानी उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, तो ब्लड कैपिलरीज जो जा रही हैं उनमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। सेम इसी तरह से मास ऑफ सब्सटेंस जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा आपके ब्लड कैपिलरीज में ब्लड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ब्लड की डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन को ले जाने की जगह ही नहीं है, तो इस वजह से मास ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन उसमें कम हो जाएगा। जिसमें पॉसिबिलिटी है घुलने की उसी में तो घुल पाएगा ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन भी अगर किसी का हो, बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स भी अगर किसी के ब्लड में हो, तो उसको भी जो श्वास है उसकी वो छोटी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनहेल कर ही नहीं पाता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, जब हम भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन साथ साथ अगर आप महसूस करें कि गर्मियों में आप कंपैरेटिवली लंबा सांस लेते हैं, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो बॉडी उसको डिफ्यूज ज्यादा करने लगेगी। स्टीपनेस यानी कि जितना तीव्र है, जितना तीखा है, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। पर्टिकुलर किसी एक पीक पॉइंट पे आपको डिफ्यूजन कराना है तो उसको स्टीपनेस का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अब दूसरी तरफ हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो इसका मतलब है जहां पे फैसिलिटी दी जा रही है कुछ केमिकल्स के थ्रू। अभी हमने बात करी कि ग्लूकोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता अपने आप, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ कैरियर काम करते हैं। ये कैरियर क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं प्रोटीन्स। और कुछ ऐसे आपके जैसे सोडियम और पोटेशियम जनरली हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, इनके ऊपर प्लस प्लस साइन भी होता है, एक सोडियम Na+ और K+, जिसको सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बोलते हैं। जो आयन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कुछ चैनल्स के माध्यम से होता है, जबकि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या जो हैवी केमिकल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ कैरियर्स के माध्यम से होता है। इसको समझने के लिए हम इस वाली स्लाइड को देख सकते हैं। दिस वन, आप इसको ध्यान से देखें, ये एक सेल के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डार्क ऑरेंज कलर का है ये सेल की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये अंदर जो है पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है यानी कि सेल के अंदर का जो लिक्विड है, बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि बाहर से एक सिग्नल मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए कि ये सोडियम आयन है, ये आता है,
तो सोडियम आयन जो है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, इसकी जो शेप है इस शेप के अकॉर्डिंग ये उसी रिसेप्टर में जाके एक्सेप्ट हो सकता है जिस रिसेप्टर में सेम शेप आपको मिलेगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्शन की प्रक्रिया होगी। रिसेप्शन होने के बाद क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट को अंदर छोड़ देगा, मॉलिक्यूल को अंदर छोड़ देगा। और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ कंबाइन होने के बाद खुद भी अंदर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ से इनका मुंह खुलेगा और वो इसको पीछे की तरफ फेंक देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और सेल में, साइटोप्लाज्म में वो कोई दूसरा मटेरियल इंसर्ट कर देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ये रिसेप्टर्स हैं। यानी कि रिसेप्टर बेसिकली क्या है, ये जो मेम्ब्रेन पे आपको एक बलून टाइप का जो हमने डायग्राम में दिखाया है, ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन ये जो आप देख रहे होंगे, एक लेयर इधर है एक लेयर इधर है, ये बाय लेयर होगी, इधर से लिपिड्स की एक लेयर बनी हुई होगी और इधर से भी लिपिड्स की एक लेयर बनी हुई होगी। तो बाय लेयर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। इसके बाद फाइनली क्या होगा कि जब ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जिस पर्टिकुलर सिग्नल को जनरेट करना है वो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा न्यूक्लियस तक एक सिग्नल भेजने के बाद। तो एक बाहर से एक सिग्नल आया, जो रिसेप्टर ऑलरेडी बैठा हुआ था इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उस रिसेप्टर ने इसे एक्सेप्ट किया और इसको अंदर भेज दिया। अंदर भेजने के बाद, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसको अलाउ नहीं करेगी, तो इसको रिसेप्टर के पास ही जाना पड़ेगा। या फिर ये कहें कि इसको जो सिग्नल्स मिले हैं वो रिसेप्टर पे जाने के ही मिले हैं, यानी कि रिसेप्टर से ही जाके अंदर घुस पाएगा सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। वहां पर इस सिग्नल का एक पाथवे डिसाइड होगा और उसके थ्रू फिर ये न्यूक्लियस तक पहुंचकर अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसके बाद आप एक डायग्राम को और देख सकते हैं, ये लिपिड की बाय लेयर का डायग्राम है। अगर आप ध्यान से देखें, ये ऊपर लिपिड्स हैं और ये नीचे भी लिपिड्स हैं। एक लेयर लिपिड की नीचे बनी हुई है, एक लेयर लिपिड की ऊपर बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये लिपिड्स की एक लेयर नीचे बनी हुई है जिसमें लिपिड बहुत सटे हुए हैं, ये लिपिड के स्ट्रैंड्स हैं, बीच में हल्का सा माइनर गैप है और ऊपर भी एक लिपिड की लेयर बनी हुई है। इस तरह की ये बायलेयर लिपिड होती है। बायलेयर की जो लिपिड्स से बनके तैयार होती है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं अलग अलग टाइप के, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अब बाहर इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आपका लिक्विड है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके आयंस मूव कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पर्पल वाला है, ये 2 के थ्रू ही अंदर जाएगा और सेल में अंदर जाके एक पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करेगा। जो पिंक वाला ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये इसी के थ्रू अंदर जाकर एक सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। जो 2 वाला है, इसकी एक पर्टिकुलर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है, इसकी एक पर्टिकुलर एक्सेप्टिंग शेप है, जिस शेप का ये रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा और अंदर सेल में ट्रांसमिट करेगा किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंट सिग्नल में। तो इस तरह से ये एक्सेप्टिंग का और अंदर सेल में उन मॉलिक्यूल्स को भेजने का काम चलता है, जो कि रिसेप्टर्स के माध्यम से होता है। तो ये रिसेप्टर बेसिकली क्या है, जो इस लिपिड की बायलेयर में इस तरह से सेट हुए हुए हैं। लेकिन अभी हमने बात करी कि सेट होने के साथ साथ ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो इंटरनल है और दूसरे जो सेल की सरफेस पर है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो इंटरनल वाला था, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते। आप देख रहे हैं ये जो एक ट्राइंगुलर शेप है, इसको हम जूम करके देखते हैं। बाहर से एक सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा था और साइटोप्लाज्म की लिपिड बायलेयर में एक मूविंग प्रोटीन घूम रहा है जो इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर है, यानी कि ये इस बायलेयर लिपिड में ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड वाला जो था वो क्या था, बाहर वाले एंड से भी कनेक्टेड था, अंदर वाले एंड से भी कनेक्टेड था। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो इसमें ट्रैवल करते हैं। अब ये क्या है, जैसे ही बाहर से सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा वैसे ही ये उस सिग्नल मॉलिक्यूल की तरफ अपने आप ट्रैवल करेगा, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को अपने ऊपर अटैच करेगा और खुद उसको लेते हुए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और डीएनए तक उसके सिग्नल को पहुंचाएगा। मतलब ये जिम्मेदारी लेता है पूरी पूरी कि अगर मैं तुम्हें ला रहा हूं तो मैं तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाकर ही मानूंगा। तो इस तरह के जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो इसमें मूव कर सकते हैं, बाहर से सिग्नल को लेकर
पूरा अंदर डीएनए तक छोड़कर आते हैं, न्यूक्लियस तक छोड़कर आते हैं। और जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं वो आपके अभी जो हमने पीछे देखे इस तरह के, जो सरफेस पे फिक्स्ड रहते हैं, मतलब इनका एक एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पे रहता है, एक एंड इनका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पे रहता है। काफी टाइम हो गया। आप में से किसी का माइक अगेन ऑन है? प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करें, क्लास में डिस्टरबेंस होता है जो कि सही बात नहीं है। इस चीज को और अच्छा समझने के लिए क्लास डायग्राम को हम समझ लेते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। ये एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। बाहर की जो लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बीच में जो स्मॉल लाइट ऑरेंज कलर का आपका सिस्टम दिख रहा है, ये आपके बाइलेयर लिपिड वाला पोर्शन है, जिसमें एक लेयर यहाँ से जनरेट हो रखी होगी और एक लेयर यहाँ से जनरेट हो रखी होगी। तो इसमें कुछ रिसेप्टर आपके इस तरह के हैं। अब देखो पीछे जो एक रिसेप्टर दिखाया था उसकी शेप अलग थी, इसकी शेप अलग है, तो इसमें जो सिग्नल आएगा वो भी अलग होगा। तो ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको जो रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा वो इसे लेके सीधा साइटोप्लाज्म में अंदर घुस जाएगा। ये यहीं पे ट्रैवल नहीं करता रहेगा, अंदर घुसेगा, डीएनए के साथ जाएगा, उसको डीएनए को एक सिग्नल देगा, डीएनए से एमआरएनए यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, न्यूक्लियस तक पहुंचेगा और न्यूक्लियस उसको साइटोप्लाज्म तक पहुंचाकर न्यू प्रोटीन्स को बनाने का काम करेगा। इस तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बॉडी में बाहर से जो एक हार्मोन आया, उस हार्मोन ने सेल के अंदर घुस के एक रिसेप्टर के थ्रू सेल के न्यूक्लियस तक डीएनए तक पहुंचा, और अगेन जब वहां पे उसको सिग्नल मिल गया कि क्या काम करना है, तो फिर से न्यूक्लियस से बाहर निकल के सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर नए प्रोटीन्स का जनरेशन करेगा, या फिर जो भी काम उसका फाइनली डिसाइड होगा उस काम को वो करेगा। तो इस तरह से आपके रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब हम इन प्रोसेसेस को थोड़ा सा समझ सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं चैनल मीडिएटेड, चैनल मीडिएटेड का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर चैनल्स होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पे थे, ये एक चैनल की तरह है, यहां से एक को लेगा और दूसरे को अंदर छोड़ देगा। सोडियम पोटेशियम चैनल्स बेसिकली, यानी कि सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो वो अंदर से बाहर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। पोटेशियम की जो कंसेंट्रेशन है वो अंदर कम है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो पोटेशियम अंदर से बाहर अपने आप ही स्वतः ही डिफ्यूज होता रहेगा। लेकिन सोडियम अगर कंटिन्यू सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता रहेगा तो दूसरी जगह पे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि उसको वापस भेजने के लिए फिर हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी में ये सारी चीजें इंटरनली एग्जिस्ट करती हैं, केवल उनके फंक्शंस को हम समझ सकते हैं किस तरह से। जब हम बात करते हैं चैनल मीडिएटेड की, तो पहले हम ये देखते हैं कि सोडियम जो है, बिकॉज खाने में हम सोडियम ज्यादा लेते हैं, पोटेशियम की अमाउंट कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम हमारे सेल्स के बाहर वाले फ्लूइड में ज्यादा होगा। बाहर वाले फ्लूइड में उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हाई से लो कंसेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना है। तो इसका मतलब सोडियम कहाँ से कहाँ जाएगा? आउटर स्पेस से इनर स्पेस में, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन होगा अपने आप जो होगा। और पोटेशियम इसका अपोजिट होगा, सोडियम बाहर से अंदर जा रहा है और पोटेशियम जो है वो सेल्स के अंदर ज्यादा होता है, तो वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ कंटिन्यू प्रसारित होता रहेगा। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती रहे तो जरा सोच के देखिए, सोडियम सेल के अंदर कंटिन्यू जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, पोटेशियम कंटिन्यू सेल के बाहर जाता जा रहा है, सेल के बाहर जाता जा रहा है, तो एक टाइम पे कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जब सेल के अंदर सोडियम की अधिकता हो जाएगी और बाहर पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी। तब क्या होगा? उस कंडीशन में इनका वापस डिफ्यूजन ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल में सोडियम बाहर ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए। तब इसको काम कराने के लिए आपके जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स हैं वो एक्टिव होते हैं बॉडी में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स एक्टिव होते हैं तो उन एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में ही आपके सोडियम पोटेशियम पंप आते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब क्या है कि जो सोडियम अंदर कंटिन्यू जा रहा है और पोटेशियम कंटिन्यू बाहर जा रहा है, एक स्ट्रैंड बीच में बन जाती है सोडियम पोटेशियम पंप की, जो उसको मेंटेन करके रखती है, उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है, यानी कि उसकी साम्य अवस्था को बनाए रखती है। उसी तरह से अगर कैरियर को लेकर जाएं, मतलब ग्लूकोज को लेकर जा रहा है कोई रिसेप्टर, कोई भी एक्सेप्टर, कोई कैरियर,
फ्रक्टोज को लेकर जा रहा है, तो कंटिन्यू अगर वो सेल के अंदर लेकर जाते रहेंगे तो एक वक्त पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी सेल के बाहर, तो फिर बाहर की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। तो उस होम्योस्टेसिस को यानी साइकिल को मेंटेन करने के लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जो सोडियम कैल्शियम, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम अमीनो एसिड, सोडियम हाइड्रोजन, इस तरह के सेकेंडरी चैनल्स ऑटोमेटिकली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आपने इसको हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कि बारिश का पानी जमीन में आएगा, अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, सी में या रिवर्स में जाएगा, वहां से फिर से इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है। सेम उसी तरह से सेल है, सेल के अंदर सोडियम जा रहा है, बाहर पोटेशियम जा रहा है, अंदर सोडियम जा रहा है, बाहर पोटेशियम जा रहा है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस करने के लिए बीच में एक चैनल एक्टिवेटेड होता है, जो कि केवल तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी में रिवर्स चीजें ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कि अगर बादल बहुत ज्यादा हो जाए तो बारिश होना आवश्यक होता है, वैसे ही सेल के बाहर जब सोडियम बहुत कम रह जाएगी तो बाहर से अंदर उसका आना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एक पंप के माध्यम से सोडियम को वापस कंसंट्रेशन उसकी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही चैनल्स जो हैं ये बॉडी में पैरेलली काम करते रहते हैं, चाहे वो चैनल मीडिएटेड सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, या फिर आपकी बॉडी के एक्टिव डिफ्यूजन हो, एक्टिव जो पंप के माध्यम से काम करते हैं। इसी तरह से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक्टिव डिफ्यूजन में आती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल उसी की तरह है जैसे यहाँ पे हम पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस में हम पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस वही प्रक्रिया जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई है, कि जो रेजिन्स होते हैं, जैसे आपकी किशमिश जिसको हिंदी में बोलते हैं, किशमिश को अगर आप पानी में भिगो के कुछ समय के लिए रख दें तो पानी का जो प्रवाह है किशमिश की आउटर सरफेस से किशमिश के अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाता है और किशमिश फूल जाती है। पानी उसके अंदर घुसा है तभी तो वो फूल गई है। तो रेजिन्स में जो वाटर का जो मूवमेंट है, ये एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस पर्टिकुलर वाटर के मूवमेंट का ही नाम है। और वाटर की जगह अगर बाकी चीजों की डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, जैसे गैसेस के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, आयंस के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, केमिकल्स के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। लेकिन जब इनका बैलेंस मेंटेन करने की बात हो रही है तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहे हैं वो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुए। आयंस के लिए जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, और बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि केवल सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन यही सब तो है नहीं बॉडी में। बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी नाम आया था विटामिन है बॉडी में मिनरल्स हैं। तो उन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर वो आउटर से इनर साइड पे हो रहा है, सेल के बाहर से सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम केवल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सब चीजों में सेल ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट से यानी कि आउट से इन में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाकी न्यूट्रिएंट्स का तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और इनर पोर्शन से आउटर पोर्शन में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इस तरह से आपका पैसिव और एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का चलता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, एक बार आप इसको पढ़ के देखें, याद करने की कोशिश करें। जब एक बार आप इसको पूरा समझ के अपने दिमाग में उस पैटर्न को बिठाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम वाटर साइकिल को जब समझते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से नहीं है। आप अगर बादल बनने से स्टार्ट करें तो बादल कहाँ से बने, उसके पीछे एक प्रक्रिया है, उसके पीछे मतलब वो साइक्लिक ऑर्डर में है, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, एंड नहीं है और स्टार्टिंग नहीं है। उसी तरह से इन ट्रांसपोर्टेशन का भी सेम हाल है, ना तो इनकी एंडिंग है ना स्टार्टिंग है, क्योंकि सारे साइक्लिक ऑर्डर में आपस में जुड़े हुए हैं। हम केवल किसी एक को पकड़कर समझना शुरू कर सकते हैं, अंत में हम उसी पे पहुंच जाएंगे घूम फिर के, लेकिन सारी प्रक्रियाएं लगभग मिलती जुलती आपस में होंगी। तो इसमें फिलहाल के लिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेल से रिलेटेड जो केवल सेल मेम्ब्रेन